केरलम को लेके, कि केरला से केरलम नाम चेंज करना है। अभी के लिए कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है। प्रेसिडेंट ने इसको दोबारा से अपने ओपिनियन देने के लिए केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी भेजा हुआ है, वहां पे वो अपने ओपिनियन ऐड करेंगे। उसके बाद जाके पार्लियामेंट में दोबारा से ये बिल आएगा और वहां पे क्या होगा, सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर दिया जाएगा। केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम, ये बिल है नाम का, मतलब नाम को हम बदलना चाहते हैं। अब मैं इसको शुरू करूं उससे पहले आपको थोड़ी सी चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। जब भी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे आएंगे पार्ट्स। टोटल पार्ट्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 25। पहले 22 थे ओरिजिनली, एक कट हुआ, 4 और नए ऐड हुए, 25 हो गए। ठीक है, पार्ट 1 के बारे में देख लो। पार्ट 1 के अंदर किस चीज के बारे में बात होती है? यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टेट्स और यूनियन की बात करी जाती है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 यहीं पे कवर होंगे। आर्टिकल नंबर 1 तो वही बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ इट्स स्टेट्स। वर्ड क्या यूज हुआ? यूनियन, क्योंकि 3 शब्द आते हैं। एक आता है आपके पास कन्फेडरेशन, दूसरा आता है फेडरेशन और तीसरा आता है यूनियन। जिस सीक्वेंस में मैंने ये लिखे उसी सीक्वेंस में ये स्ट्रांग भी होते जाएंगे। कन्फेडरेशन, जैसे पहले आप हिस्ट्री के बारे में जब भी पढ़ते हो, वहां पे डायनेस्टीज बनती थी, टूट जाया करती थी, दोबारा से जुड़ती थी, दोबारा से बन जाती थी, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता था, बस लड़ाई होती थी, कन्फेडरेशन उसको बोला करते थे। सबसे वीकेस्ट फॉर्म यही वाली आपको दिखेगी। तो बड़ी सारी जो ब्रेकडाउन हुई हैं वो कन्फेडरेशन की वजह से भी देखेंगे आप। फिर आते हैं फेडरेशन। फेडरेशन में एक एग्रीमेंट एटलीस्ट सबने साइन करा होता है, जैसे यूएसएसआर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वो पहले फेडरेशन हुआ करता था, बाद में सारे डिवाइड कर जाते हैं और कितनी कंट्रीज बन के आती हैं? 15 कंट्रीज। तो वो जो पूरा उनका ब्रेकेज हुआ वो किसके अंडर हुआ था? फेडरेशन। पहले ये वाला एग्रीमेंट सभी को विड्रॉ करना पड़ा, तब जाके वो टूटे। मतलब ये वीकेस्ट था। अगर ये भी लगभग वीक ही बोलेंगे इसको, पर फिर भी एक एग्रीमेंट का साइन करना पड़ता है आपको, तो आप होल्ड रहते हो उसके साथ। पर बाद में आपको लगा कि हम वीक हो रहे हैं सारे, शायद एक पार्टी हमें ऊपर से रूल नहीं कर पा रही ठीक से, तो आप तोड़ भी सकते हो। पर अगला जो आता है ये सबसे स्ट्रांग है, दैट इज यूनियन। आप एक बार इसका पार्ट बन जाते हो, फिर नहीं आप डिमांड कर सकते बार बार कि अब हमें अलग से कंट्री बनानी है। आप कंट्री की डिमांड नहीं कर सकते कि मेरे को दोबारा से अपना नेशन बनाना है। एग्जाम्पल सिक्किम का आपने एग्जाम्पल किया था। सिक्किम पहले थोड़ी इंडिया का पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे एक 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है, जिसके जरिए सिक्किम को बना दिया जाता है एसोसिएट स्टेट। एसोसिएट स्टेट का मतलब था इंडिया ने बोला कि एकदम से हम आपकी पॉपुलेशन को अपनी कंट्री में ऐड नहीं कर सकते, पहले आप देख लो रहन सहन आपको ठीक लग रहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि हम क्या है, हम यूनियन है। एक बार ही आप ऐड होगे, कल को आप बोलोगे मेरे को दोबारा से कंट्री बनना है, मेरे को नहीं पसंद आया आप, तो आप नहीं बोल सकते। तो फिर इसी वजह से 35th के बाद क्या अमेंडमेंट हुई थी? 36। ये आई थी 1975 मई मंथ में हुआ था ये एडिशन, और सिक्किम को बना दिया गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब अब यूनियन का पार्ट बन चुका था सिक्किम में। तो मतलब यूनियन क्या है, सबसे स्ट्रांग आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये तो हुआ आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है? फॉरेन टेरिटरी। ठीक है, फॉरेन टेरिटरी को आप यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ऐड कर सकते हो। सिक्किम का जो एग्जाम्पल है वो यहीं पे साइट करा जाएगा। फिर एक आता है आपका आर्टिकल नंबर 3, ये इंडिया की स्टेट्स को लेके है। अब देखो, यूनियन तो हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल है, आप उसको नहीं तोड़ सकते, पर स्टेट्स की तोड़फोड़ हो सकती है। तोड़फोड़ कैसे हो सकती है? कोई चाहता है एरिया इंक्रीज और डिक्रीज करना, इंक्रीज और डिक्रीज करा जा सकता है। नंबर 2, कोई चाहता है मेरी स्टेट का नाम चेंज कर दो लैंग्वेज के बेसिस पे, जैसे केरला वाला केस आ जाएगा यहाँ पे। केरला ने बोला कि मलयालम से इंस्पायर्ड मुझे नाम रखना है अपनी स्टेट का, दैट इज केरलम। तो वो नाम कहां पे आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 3 के अंडर। इसके अलावा स्टेट्स की डिवीजन भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वहां से निकल के आया, तो एरिया इंक्रीज डिक्रीज खुद ही हो गया आंध्र प्रदेश का, जब आपने एक ही स्टेट के 2 स्टेट्स बना दिए। तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि जो हमारी स्टेट्स हैं वो कैसे नेचर की हैं? डिस्ट्रक्टिबल। पर यूनियन कैसा है हमारा? इनडिस्ट्रक्टिबल। आप उसको नहीं तोड़ सकते। पॉपुलर स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है। आप बाहर से नहीं तोड़ सकते हो, अंदर जो भी चेंजेस करने हैं, नाम बदलना है, लेंथ इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है, एक स्टेट से 2 स्टेट्स बनाने हैं, आप सब चीजें कर सकते हो यहाँ पे। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 3। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज आर्टिकल नंबर। इसमें बोला कि जब भी आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 आएगा, प्रेसिडेंट हर्डल नहीं बनेंगे। क्यों, कैसे नहीं बनेंगे हर्डल? क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 368 के अंडर नहीं आता है। आर्टिकल नंबर 368 में आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जहां पे आपको स्पेशल मेजॉरिटीज का रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता हुआ दिखाई देगा। तो जब भी आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 की बात होती है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी रिक्वायर्ड रहेगी दैट इज सिंपल
मेजॉरिटी। लग गया यहाँ तक पता? तो ये वाला पार्ट 1 जो आप पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अभी ये जो केरला का नेम चेंज करने के लिए बोला कि केरलम में हमें कन्वर्ट करना है, तो कौन सा आएगा? आर्टिकल नंबर 3 वहां पे इन्वोक हो जाएगा। और साथ में मेजॉरिटी कौन सी रिक्वायर्ड रहेगी इस बिल को पास करने के लिए? जैसे कौन सा बिल है? केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल, और ईयर कौन सा आ जाएगा? 2026। ठीक है, अभी वाला साल चल रहा है। बाकी जब भी कोई बिल को हमने एक्ट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, हमेशा वही स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले नहीं, प्रेसिडेंट बाद में आएंगे। प्रायर रिकमेंडेशन मैटर करती है कि बिल कौन से टाइप का है। जैसे मनी बिल होता तो वो आना ही कैसे था? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के। अब सबसे पहले क्या होता है, किसी भी बिल को लाने से पहले उसकी होती है ड्राफ्टिंग। पहले आपको लिखना पड़ेगा ना कि मैं चाहता क्या हूं इस बिल के अंदर या चाहती क्या हूं इस बिल के अंदर। फिर आप क्या करोगे? इसको हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। अगर दोनों हाउसेस के पास जाना है तो आप पार्लियामेंट बोर्ड यूज कर सकते हो। अगर मनी बिल का केस आ गया तो लोकसभा में ही जाएगा, राज्यसभा के पास सिर्फ ओपिनियन के लिए जाएगा, सजेशन के लिए जाएगा। तो आप इंट्रोडक्शन दोगे। अब इंट्रोडक्शन जब आपने कर दी उस बिल की, तो उसके ऊपर क्या शुरू होंगी? डिबेट। अब उस बिल को पास करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ हमेशा मेजॉरिटी की रिक्वायर्ड रहती है। वो सिंपल हो सकती है, इफेक्टिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है, या स्पेशल मेजॉरिटी की वो जो टोटल आप 4 टाइप्स पढ़ते हो उनमें से कोई भी हो सकती है। अभी लोकसभा के स्पीकर का रिमूवल का प्रोसेस चला था, कौन सी मेजॉरिटी सबसे ज्यादा सुनी? इफेक्टिव सुनीगी, स्पेशल सुनीगी, एब्सोल्यूट या सिंपल? गलत, इफेक्टिव मेजॉरिटी। करवाया था रिवीजन की क्लास में, अब याद करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो रिमूवल के केस में आपने इफेक्टिव सुनी थी। स्पीकर का रिमूवल करना है या फिर आपके डेप्यूटी स्पीकर का रिमूवल करना है, डेप्यूटी चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट, वहां पे इफेक्टिव मेजॉरिटी आती है। 4 ही केसेस हैं टोटल, तो उनको लर्न ही कर लो। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आती है जब पार्टी को अपना बहुमत रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी रहती है। देन उसके बाद लास्ट में आती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी की 4 टाइप्स। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ यहाँ पे मेजॉरिटी रिक्वायर्ड रहेगी जिसके जरिए वो बिल पास कर दिया जाता है। अभी के लिए वो एक्ट नहीं बना, अभी बिल क्या हुआ है? सिर्फ पास। उसके बाद फाइनल लगेंगे सिग्नेचर, किसके? प्रेसिडेंट के। और इसको क्या बोलते हैं आप? प्रेसिडेंट एसेंट। और फाइनली वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्ट। जैसे अभी क्या है? केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। अब ये प्रोसेस, ये वाला यहाँ पे पेंडिंग बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी प्रेसिडेंट, अब देखो ये रेजोल्यूशन, अब मैं शुरू करती हूँ, पर इसको बताओ ये आगे यहाँ तक प्रोसीजर ये समझना जरूरी था। अब केरला की बात करते हैं। केरला ने बोला कि मुझे नाम बदलना है और किसमें रखना है? केरलम। ठीक है, ये बिल 2023 में भी प्रपोज हुआ था, 2024 में भी प्रपोज हुआ था। 23 का पास क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि स्टेट के एंड से ही एक डिस्क्रिपेंसी रह गई थी। आपने ना शेड्यूल पढ़े हैं, टोटल शेड्यूल 12। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितनी अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, बाकी की 4 जो है वो अमेंडमेंट के जरिए ऐड करी गई। ठीक है, अब इसमें आते हैं, जो नए स्टूडेंट है वो लिख लो अपने पास, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ये ऐसे रहता है, पी फॉर पंचायत, एम फॉर म्यूनिसिपैलिटी, और टी से क्या था? टेरिटरी। ये आगे टेरिटरीज, ई से आगे इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स, अफर्मेशंस या फिर ओथ्स भी यहीं पे आएंगी। आर से राज्यसभा की सीट्स, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल स्ट्रक्चर, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से एंटी डिफेक्शन, पी से पंचायत, एम से म्यूनिसिपैलिटी। अब ध्यान देना, यहाँ पे शेड्यूल नंबर 1 पे किसकी बात हुई? टेरिटरीज। मतलब अगर केरला का नेम केरलम में चेंज किया जाता है, वहां पे एक और जगह पे चेंजेस आएंगे, दैट इज शेड्यूल नंबर 1, क्योंकि वो टेरिटरीज की बात कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखना, ये 2 आ गया, 3, 4, 5, 6। 6 क्या बोलते हैं? अदर शेड्यूल एरिया। ठीक है, एल, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से पे आता है? 8वें नंबर पे। अब इन्होंने क्या लिख दिया था 2023 के अंदर कि जो शेड्यूल नंबर 8 है उसमें भी चेंजेस आएंगे, पर अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज देखोगे तो वहां पे लैंग्वेज ऑलरेडी क्या लिखी है? मलयालम। तो मलयालम के विद रिस्पेक्ट जो भी नाम दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं। तो 23 में तो डिस्क्रिपेंसीज रही थी, वो साइडलाइन कर दिया जाता है। 24 में दोबारा से प्रपोजल आता है, अभी 26 में आपने फिर से सुना। 26 में अब क्या क्या चेंजेस आए उनको ध्यान से समझते हैं। यहां तक आगे सभी को समझ? एक यहाँ पे मेजॉरिटी देखी, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या बोलती है? मोर देन, सॉरी साइन यही आता है मोर देन का, कि ये वाला आएगा। ठीक है, मैं मोर देन ही लिख देती हूँ, कोई नहीं। सिंपल मेजॉरिटी, इसको ध्यान से सुन लेना। अब सिंपल मेजॉरिटी ये क्या बोलते हैं? मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट प्लस वोटिंग।
अब इसको एग्जाम्पल के साथ भी देख लो, जैसे पहले किया था वैसे बता रही हूँ आज भी। लोकसभा के अंदर कितने आ गए? 545। प्रेजेंट मान लेते हैं 400 है। वोट करने के लिए मान लेते हैं सिर्फ 300 रेडी है कि हम ही वोट करेंगे। तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग कितने आ गए? 300, जो प्रेजेंट भी हैं प्लस वोट भी करना चाहते हैं। अब प्रेजेंट प्लस वोटिंग कितने हैं? 300 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 50% बोला है, प्लस 1, 151। 151 की मेजोरिटी रिक्वायर्ड रही, प्लस 1 भी है ना। मोर देन 50% का मतलब ही क्या है? 50% प्लस 1, एक मेंबर ज्यादा आना चाहिए। इतने लोग चाहिए होंगे तब जाके वो बिल वहां पे पास माना जाएगा। तो सिंपल मेजोरिटी के केस में आपने क्या देखा? प्रेजेंट प्लस वोटिंग मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स। लग गया पता ये कैसे काउंट करा जाता है? सेम आप राज्यसभा के लिए भी काउंट कर सकते हो। कितना आएगा? 245। प्रेजेंट मान लो 200 है, वोटिंग मान लो 100 है, निकालो 100 का हाफ आएगा प्लस 1, दोबारा से निकल जाएगी। दैट इज सिंपल मेजोरिटी। हाँ, मतलब 250 तो टोटल आ गए, पर उसमें से वेकेंट सीट्स भी रहती है ना, तो 245 आ जाते हैं ये। वैसे तो 550 हैं लोकसभा के अंदर भी, पर 545 कुछ सीट्स वेकेंट रहती हैं। पहले नॉमिनेटेड सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए हुआ करती थी, पर उसके बाद वो फिल ही नहीं करी गई, तो सीट तो खाली पड़ी है ना, तो वेकेंट सीट भी होती है। सीट रिमूव नहीं है, सीट वेकेंट है, फर्क है। हाँ, देते नहीं है, वो खाली पड़ी है सीट। हाँ, सेम केस है, वेकेंट है सीट, पर वो ये नहीं बोला जाएगा कि सीट हटा दी गई है, सीट को रिमूव नहीं माना जाएगा। बाकी अगर सिंपल मेजोरिटी के यूसेज देखोगे, बहुत सारी जगहों पे करे जाते हैं। जैसे मनी बिल के केस में आपने देखा है, सिंपल मेजोरिटी वहां पे रिक्वायर्ड रहती है। नेशनल इमरजेंसी को जब रिवोक करना होता है, रिमूव करना होता है, अगेन सिंपल मेजोरिटी चाहिए। पर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना है, सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 3 क्या लगी यहाँ पे भी? सिंपल मेजोरिटी। शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 5, जो भी शेड्यूल आप देख रहे हो, सॉरी शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 6, वहां पे भी क्या लगी? सिंपल मेजोरिटी। मल्टीपल ऐसे एस्पेक्ट है, एडजर्नमेंट करनी होती है, देन मोशन ऑफ थैंक्स निकाला जाता है, वहां पे भी क्या आती है? सिंपल मेजोरिटी। तो कभी भी सिंपल मेजोरिटी के यूजेस याद नहीं करने हैं, बाकियों के याद रख लेना, क्योंकि वहां पे थोड़े थोड़े एग्जाम्पल है। जैसे अभी इफेक्टिव मेजोरिटी की बात हुई, रिमूवल की बात करता है वो। स्पीकर आ सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आ सकते हैं, डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी चेयरमैन। चेयरमैन क्यों नहीं बोला? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट बोल दिया, तो वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है ऑलरेडी। और वैसे ही अगर जो आपके डेप्यूटी स्पीकर है उनको भी रिमूव करना है, तो वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी लगेगी। तो ये एक्सेप्शनल केसेस बन गए, उनको वैसे ही याद कर लेना है। और वैसे आपने एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखा, जब किसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है? जो रूलिंग पार्टी होती है, तो वहां पे एब्सोल्यूट आ गई। बाकी स्पेशल मेजोरिटी के 4 स्पेशल केसेस आएंगे, उनको आगे देखते हैं। यहां तक लग गया सबको पता? अब इस बिल के बारे में देख लो, सवाल बन सकता है। अभी के लिए कहां पे पहुंचा है प्रोसेस, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? केरला की ही लेजिस्लेटिव असेंबली ने ये बिल इंट्रोड्यूस करा, और उन्होंने क्या बोला कि हम चाहते हैं कि नेम को चेंज कर दिया जाए, क्योंकि जो केरला है वो एंजेलिसाइज्ड वर्ड है। एंजेलिसाइज्ड का मतलब है, आपने जब इंडिपेंडेंट हुए तो इंग्लिश का स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये नाम रखा था। अब हम चाहते हैं जो मलयालम से इंस्पायर्ड नाम है वो रखा जाए। बाकी केरा का मतलब होता है कोकोनट ट्री, आलम का मतलब होता है लैंड, तो लैंड ऑफ कोकोनट ट्रीज, बथेरे कोकोनट मिलते हैं केरला के अंदर, तो उससे ये नाम इंस्पायर्ड है। अब ऐसा नहीं है कि ये नाम ऐतिहासिक नहीं है। अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, वहां पे केरला पुत्र का मेंशन है। चेरास के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे भी अगेन केरला का मेंशन आपको मिल जाएगा। एरिया भी वही लोकेटेड है, तो मतलब आपको हिस्टोरिकल रेलिवेंस इस नाम की मिल जाती है। अब जब ये बिल इंट्रोड्यूस करा किसने? स्टेट ने, केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने। और किसके पास पकड़ा दिया? कैबिनेट के पास। कैबिनेट ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, अच्छी बात है, हम नाम को चेंज कर सकते हैं। इवन जब आपने सेवा तीर्थ के बारे में पढ़ा था, तो उसमें भी क्या बोला था कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है? सिटीजन, उनके सेंटिमेंट, तो उसमें भी ये कवर किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंट ने चेक करा। प्रेसिडेंट ने जब चेक करा तो दोबारा से ये बिल किसके पास गया? केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्योंकि प्रोसेस तो ऐसे ही चलते हैं। पहले प्रेसिडेंट ही प्रपोजल लेके आते हैं ना कि आप अगर चाहें अपना नाम बदल सकते हो स्टेट का। तो प्रेसिडेंट ने क्या किया? ये बिल दोबारा से केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पकड़ाया, और यहाँ पे क्या दिए जाएंगे अब इनके द्वारा? ओपिनियन। पर ये बस ओपिनियन नाम के होते हैं, आप चाहो तो दे सकते हो, ना चाहो ना दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रेसिडेंट की मर्जी है वो एक्सेप्ट करने या नहीं करने हैं। सिर्फ प्रेसिडेंट ने क्या किया? इनको कंसल्ट। यहाँ पे कंसल्ट होता है, कंसेंट नॉट अलाउड। मतलब स्टेट की मर्जी नहीं चलती, एट दी एंड चलेगी किसकी? जो प्रेसिडेंट ने बोल दिया। तो यहाँ पे सिर्फ कंसल्टेशन के पर्पस से ये दोबारा से बिल भेजा हुआ है। अभी तक ये यहाँ पे रुक गया है प्रोसेस। अब इसके बाद होगा क्या? जब ये अपने ओपिनियन दे देंगे, जो कि बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं है, ऊपर जब ये मेजोरिटी के लिए पास होने के लिए जाएगा, वहां पे ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि इन्होंने अपने क्या क्या ओपिनियन ऐड करे हैं। तो इन्होंने बोला कि अब यहाँ तक यहाँ रुक गया ना ये प्रोसेस, यहाँ पे लग गया इसका पॉज।
इसको याद रख लेना। अब इसके बाद जो अपडेट आएगा वो क्या आएगा कि पार्लियामेंट में आया और फिर यहाँ पे कौन सी मेजोरिटी लगी, सिंपल मेजोरिटी। बिल कौन सा था, केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026। अब बिल जब पास होगा कौन सी मेजोरिटी लगी, सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग, लोकसभा भी राज्यसभा भी। और फाइनली ये किसमें कन्वर्ट होगा, नहीं अभी प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट के पास होंगे सिग्नेचर और फिर जाके ये क्या बनेगा, एक्ट। फिर आप सुनोगे केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2026, जिसके तहत फिर ये नाम बदल दिया गया। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलेगा। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन रोल रहेगा ना वहां पे, तब तो फिर कल को कोई भी स्टेट कुछ भी बदलती रहेगी। अभी 2-3 चीजें इसमें मिस हैं, आपको पता लग जाएगा क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यहीं पे सुन लो चाहे से, फिर आगे भी रीड कर लेना। वेस्ट बंगाल का नाम बोलते हैं बांग्ला रखना है, पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये चीज रिजेक्ट कर दी। तो मतलब यहाँ पे स्टेट की नहीं चलेगी। मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये चीज रिजेक्ट कर दी, क्यों, क्योंकि साइड में बांग्लादेश है। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करते हुए शायद मिसकम्युनिकेट हो जाए, बांग्लादेश के लिए कल को बांग्ला सा ही निकला देश रह गया था, तो वो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। पर मैंने क्या बोला, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। तो मतलब ये जब कैबिनेट के पास गया तो बाकी मिनिस्ट्री से भी चेक करवाया जाता है। अब पेपर में भी तो चेंजेस होंगे, वहां पे भी तो स्पेलिंग्स में चेंजेस होंगे। कल को आपने इंटरनेशनल कोई एग्रीमेंट साइन करने हैं, वहां पे भी नाम बदल के रखा जाएगा। तब तो स्टेट के पास ऑटोनॉमी आ जाएगी, वो हर रोज जिसको जो नाम ठीक लगे वो रखते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ गया, पार्लियामेंट का। तो इसी वजह से ये प्रोसीजर इसी तरह से बनाया है कि यहाँ पे जो ओपिनियन भी होगा वो सिर्फ कंसल्टेशन के लिए रहेगा, कंसेंट के लिए नहीं आता है। लग गया ये प्रोसीजर पता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। अब आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है कि आप केरला से केरलम नाम रख सकते हो। अब ये जो केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली है, पहले भी इन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करा था 2023 में। डिस्क्रिपेंसी मैंने आपको बता दी, वो शेड्यूल नंबर 8 में भी चेंजेस बोल रहे थे, जबकि वो कोई लॉजिक नहीं बना था, तो इस वजह से वो रिजेक्ट भी हुआ था। फिर 24 में दोबारा से चेंज को सपोर्ट करा गया कि यानी कि वो जो शेड्यूल नंबर 8 की बात करी थी उसको साइडलाइन कर दो, मेनली फोकस करा जाएगा शेड्यूल नंबर 1 के अंदर, जिसमें टेरिटरीज की बात हुई है। अब टेरिटरी की बात करी तो टेरिटरी के अंदर क्या है, अगेन नाम आएंगे ना सारी स्टेट्स के, तो इसी वजह से शेड्यूल नंबर 1 में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएंगे। अब दोनों ही रेजोल्यूशन यहाँ के जो सीएम हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने किया, और उसके बाद जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने भी सपोर्ट दिया। मतलब पूरी स्टेट ही चाहती है कि नाम बदल दिया जाए, तो रेजोल्यूशन इजीली पास कर जाता है। केरलम जो नाम है ये मलयालम लैंग्वेज में यूज करा जाता है। कल्चरल और हिस्टोरिकल रूट्स जो मलयालम टेक्स्ट के साथ जुड़ी हुई हैं वो यहाँ से इंस्पायर्ड है, तो इसी वजह से ये नाम को चेंज करना चाहते हैं। बाकी केरला जो अभी नाम यूज हो रहा है, इसमें बोला गया कि ये एंग्लिसाइज्ड वर्ड है। आपने इसमें इंग्लिश का स्टाइल, लैंग्वेज, कल्चर, प्रोनाउंसिएशन सारी चीजें ऐड करी थोड़ा मॉडर्न लुक देने के लिए, पर हम अपना ट्रेडिशनल नाम चाहते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट इसकी वजह से ये जो डिमांड राइज करी, ये क्यों करी, क्योंकि सारी की सारी जितनी भी स्टेट्स हैं हमारी, वो अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहती। तो जो मलयालम से नाम इंस्पायर्ड है उसको ये नाम देना चाहते हैं। अंडरस्टूड, यहां तक ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। अब कैबिनेट ने तो अप्रूवल दे दिया है, प्रेसिडेंट ने दोबारा से केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में वो भेज भी दिया कि आपने कोई ओपिनियन ऐड करना है तो हमको बता दो। उसके बाद क्या होगा, पार्लियामेंट में ये पास होना जरूरी है। कौन सी मेजोरिटी लगेगी, सिंपल मेजोरिटी, मोर देन 50% ऑफ मेंबर प्रेजेंट प्लस वोटिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो लग गया ना पता अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जहां पे स्टेट अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को मेंटेन करना चाहती है, कल्चर के साथ नाम जुड़ा हुआ है, तो उसी को अपने स्टेट का नाम चाहती है। तो यही मेन रीजन है, हेरिटेज को शो करता है। बाकी अगर बहुत पहले जाएं 1947 के बाद, तो 1 नवंबर 1956 जब स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे ही स्टेट बना था यहाँ पे केरला। किसको ऐड करा गया, किसको डिलीट करा गया, वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा केरला फॉर्मेशन डे कब आ गया, फिर 1 नवंबर। और कौन सा आर्टिकल इन्वोक होगा, आर्टिकल नंबर 3, इसका यूज करा जाएगा, तब जाके आप नाम को बदल सकते हो। फर्स्ट शेड्यूल में भी चेंजेस, 8 शेड्यूल में ये 2023 में रिजेक्शन के रीजन बताए हैं क्यों रिजेक्ट हुआ था, तो 8 शेड्यूल का भी यहाँ पे मेंशन करा था। बाकी केरला टू केरलम, ये फर्स्ट शेड्यूल वाले पोर्शन में ही चेंजेस करने की जरूरत है। रेजोल्यूशन में ये चीज अपडेट कर दी गई कि हमने वो शेड्यूल 8 भी लिख दिया था, उसमें रिक्वायर्ड ही नहीं है क्योंकि वहां तो ऑलरेडी मलयालम वर्ड यूज करा है। तो जब मलयालम वर्ड यूज करा है तो उसी के रिस्पेक्ट में सारे लॉजिक्स आएंगे। यहाँ पे शेड्यूल 1 को फिर ऐड करा गया। 8 शेड्यूल फुली एड्रेस नहीं था, तो इसी वजह से फ्रेश रेजोल्यूशन कब आता है, 2024 का। हिस्टोरिकल रूट्स इस नाम की, तो सबसे पहले अशोका का रॉक एडिक्ट नंबर 2 257 BCE की बात हो रही है। केरला पुत्र का उनको टाइटल दिया गया, जो एडिक्ट के ऊपर था, सन ऑफ केरला। ये चेरा डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड था।
और मतलब जो सन ऑफ केरला है ये चेरास को एसोसिएट कर रहे हैं। रॉकेडिक्स बनवाए थे ना अशोका ने, उनकी 3 फेजेस में लाइफ डिवाइड करी जाती है। जो एम्परर अशोका थे, कौन सी डायनेस्टी से? मौर्यन। कौन से धर्म को अडॉप्ट करा था उन्होंने? बुद्धिज्म। उनके फादर कौन थे? बिंदुसार। उन्होंने कौन सा धर्म अडॉप्ट करा था? आजीविका। आजीविका। नियति में बिलीव करते थे कि बस सब कुछ डेस्टिनी में लिखा है, तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम्हारी डेस्टिनी में होगा तो तुम्हारा पेपर बिना पढ़े ही क्वालिफाई हो जाएगा। ये अशोका के जो फादर साहब थे उनका मानना था। और फिर आते हैं नंबर 1 पे उनके दादा, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट करा था। अब देखना वासु, आप इसी पे अड़ गए कि जैनिज्म क्या था। मैं इधर नियति बता के चलेगी, लग गया पता नियति का, वो भी सुन लिया, पर हवा भर गई थी बॉडी के अंदर कि मैंने बोलना है, तो रुक लेना है, थोड़ा पॉज बस। ठीक है, छोड़ो। ठीक है। उसके बाद केरलम, एक और वर्ड आता है, दैट इज चेरम, द लैंड ऑफ चेरास। चोला चेरा पांड्यास, आप ये ट्राइनिटी पढ़ते हो तो उन्हीं की बात हो रही है। जर्मन स्कॉलर आते हैं हरमन ग्यूंडर्ट, इन्होंने बोला कि जो कैरम है, कैरम जो वर्ड है ये कन्नड़ा फॉर्म है चेरम की, मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर चेरम बोल दिया जाता है, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में चेंजेस आते हैं। रूट चेर का मतलब है टू ज्वाइन, आलम का मतलब है जमीन। बाकी केरल का मतलब, केरा का मतलब है कोकोनट ट्री, आलम का मतलब है दोबारा से लैंड। और इसके अलावा ये जो गोकर्ण नाम और कन्याकुमारी वाला एरिया, ये आज के तमिलनाडु में, और ये वाला आ गया कर्नाटका वाला एरिया, वहां से एक्सटेंडेड था जो चेरा एम्पायर आप पढ़ते हो। देन डिमांड फॉर यूनिफाइड केरला, एक मूवमेंट भी चलती है। एक क्या? केरला मूवमेंट, यूनिफाइड मूवमेंट चली थी, और ये 1920s के आसपास चली थी। दोबारा से इन्होंने क्या बोला था, अब 1920s की बात हो रही है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हमें सेपरेट कर दो, हमारी एक अलग से स्टेट होनी चाहिए। यहाँ पे मालाबार, कोची और त्रवनकोर वाला जो एरिया हुआ करता था, इसकी ये डिमांड करते थे कि यहाँ पे मलयालम स्पीकिंग लोग ज्यादा मिलेंगे, तो इनको यूनिफाई कर दिया जाए। इंडिपेंडेंस के बाद जुलाई 1 1949 में जो त्रवनकोर और कोचीन वाला पार्ट था, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सैयद फजल अली कमीशन आता है। नंबर 1 कौन सा आया था? जेवीपी से पहले भी आया था एक, एसके धर कमीशन। एसके धर कमीशन ने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हम स्टेट्स को नहीं बना सकते हैं। फिर आता है जेवीपी कमीशन, वो भी सेम ही चीज बोलते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम स्टेट्स को नहीं बना सकते हैं। पर उसी दौरान श्रीरामलू, पोटी श्रीरामलू थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी 56 डेज की, उनकी डेथ हो जाती है। आंध्र प्रदेश की तरफ से सबसे ज्यादा एजिटेशन आता है और लैंग्वेज के बेसिस पे उन्हें एज अ फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना दिया जाता है। अब सारी डिमांड लगी करने, गुजराती बोले गुजराती के बेसिस पे, मराठी बोले मराठी के बेसिस पे, लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अब आते हैं फजल अली, इन्होंने भी एक कमीशन लाया। इन्होंने बोला ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर आप अपनी स्टेट को बना सकते हो, पर एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो फाइनेंशियल इफेक्टिवनेस है, प्लस यूनिटी एंड इंटीग्रिटी विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, वो मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपकी स्टेट में कोई और लैंग्वेज स्पीकर आ जाता है तो उसकी भी आपने पूरी इज्जत करनी है, आप उसको लैंग्वेज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। तो ये फजल अली कमीशन आता है। उसके बाद मालाबार डिस्ट्रिक्ट, कासरगोड तालुक क्या हुआ करते थे? कई जगह पे विलेजेस देखोगे, कई जगह पे तहसील देखोगे। पहले के टाइम पे रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था तो तालुक्स बनाए जाते थे, जैसे आज के टाइम पे ब्लॉक, विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से आप पढ़ते हो, उस टाइम पे लोकल लैंग्वेजेस में तालुक बोला जाता था। और बाकी जो सदरन तालुक्स थे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ लैंड, जो त्रवनकोर वाला पार्ट था, वो आज के टाइम पे आपको तमिलनाडु में मिलेगा। मतलब 1947 के बाद चेंजेस आते हैं, जो डिवीजन थी उनको अलग अपने अपने हिसाब से गवर्नमेंट ने देखा कि कौन सी किसके साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए। और नवंबर 1 1956 को केरला फॉर्म हो जाता है लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगी यहाँ पे वो वैसी नहीं रहे, आर्टिकल 3 में सिंपल मेजोरिटी ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिकल 368 को इन्वोक करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 4 में ऑलरेडी बोल दिया ये 368 के दायरे में नहीं आता। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से भी आप पास ऑन कर सकते हो। तो मतलब जब ये बिल सिंपल मेजोरिटी के जरिए पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट इसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि अगेन आर्टिकल 368 अगर उसमें यूज होता तब जाके प्रेसिडेंट वहां पे पॉज लगा सकते थे। और वैसे भी उन्होंने भेजा था दोबारा से लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि आपने अपना रिकमेंडेशन देना है। और आर्टिकल 368 आर्टिकल नंबर 4 ये ऑलरेडी बोल चुके हैं कि प्रेसिडेंट इंटरफेयर नहीं करेंगे जब आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 प्रोसेस में होंगे, तो उनकी वैसे भी इंटरफेरेंस नहीं आएगी। एक बारी सिंपल मेजोरिटी पास तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट उसके ऊपर आराम से एसेंट दे देंगे, यानी कि अपने सिग्नेचर कर देंगे। और इसके बाद अब देखो क्यों ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है कि स्टेट ने ही क्यों नहीं नाम रख दिया। यहाँ पे और भी बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कैबिनेट ने ऐसे थोड़ी है कि ऐसे प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया, पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे।
अब रेलवे की मिनिस्ट्री क्यों इंक्लूड करी होगी? ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां अमेजोन ना पहुंचे वहां पहुंचे पोस्ट, वहां जो मतलब एट वल्नरेबल एरियाज भी देखोगे पोस्ट अवेलेबल है। सर्वे ऑफ इंडिया, अभी सेंसस का लोगो वगैरह भी इन्होंने पब्लिश कर दिया हुआ है, तो वहां पे क्या लिखोगे तो उसके लिए पता होना चाहिए ना ऊपर की क्या नाम चेंज कर रहे हैं। देन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, देन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, अभी मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया। तो जो मोटी मोटी हमारी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको बताना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये ऑब्लिगेशन यहाँ पे शो करते हैं कि नहीं हमें ऑब्जेक्शन है इस नाम को चेंज करने में, तो उसे रोक दिया जाता है। जैसे बांग्ला वाला एग्जाम्पल दिया कि वेस्ट बंगाल को चेंज कर दिया जाए इनटू बांग्ला, पर ये बोला कि ये तो नाम मैच से कर रहे हैं, कल को मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने वो रिजेक्ट करा। तो इसी वजह से पार्लियामेंट की इन्वॉल्वमेंट, प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा जरूरी है जब भी किसी स्टेट का नाम बदलना है या बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है। नहीं तो बाउंड्री तो रोज ही ऑल्टर होती चलेगी अगर इतना इजी कर दिया जाए प्रोसेस को। तो इसी वजह से सेंटर की इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। बाकी वही है प्रोसेस लिखा हुआ कि अब ये नाम इफेक्ट में आएगा, तो जैसे सिंपल मेजोरिटी पास, प्रेसिडेंट एसेंट और फाइनली एक्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। बांग्ला वाला एग्जांपल जो 2018 का है वो मैंने आपको बता दिया। तो प्रपोजल किसने इनिशिएट करा यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला। उसके बाद किसके पास ये गया? कैबिनेट के पास। उन्होंने जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो सारी मिनिस्ट्री से लाया और फिर जाके इसको पास करा और प्रेसिडेंट के पास दे दिया। प्रेसिडेंट ने दोबारा से किसके पास पकड़ाया? केरला लेजिस्लेटिव असेंबली, और वहां पे उनको क्या बोला, आप अपना ओपिनियन दो, बस दे सकते हो आपका दिल रखने के लिए, बाकी चलेगी तो वही जो सेंटर ने करना है, जो प्रेसिडेंट ने करना है एट दी एंड। और उसके अलावा ये जो बिल होगा फिर मेजोरिटी के थ्रू पास कर जाएगा। तो कंसल्ट एंड कंसेंट, कंसल्ट वर्ड आएगा इन केस ऑफ आर्टिकल नंबर 3, कंसेंट नहीं है। हाँ, ओपिनियन के लिए फॉर्मेलिटी है एक, ओपिनियन के लिए आप दोबारा से कुछ चीजें ऐड करना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे बाकी मिनिस्ट्री ने भी बताया होता है कि ये वाली चीज भी आ जाए तो बेटर रहेगा, तो इसलिए ओपिनियन के लिए भेज देते हैं। अगर लगे उनको कि नहीं ठीक है ओपिनियन, इसको अगर ऐड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो वो चॉइस है। अगेन कंसल्ट है, कंसेंट नहीं है, वहां पे वो बाइंडिंग नहीं रहेगा पार्लियामेंट के ऊपर। डन।